हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था PYQ सीरीज, सो वी आर रिज्यूमिंग द सेम वन। सो लेट्स सी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करने वाले हैं। सो बी वेरी रेडी, बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। एंड बिफोर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट डाउन। सो लेट्स सी, क्वेश्चन स्टेट्स इफ x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है भाई? लेट्स सी, इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल्स 0। और इसके सॉल्यूशन क्या दे रखा है इन्होंने इक्वेशन सॉल्यूशन दे रखा है x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 2। सो लेट्स सी व्हाट आई एम सेइंग। आपको पता है कि ये आपके सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशन क्या करता है? सॉल्यूशन इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो हमें यहां पे ये पता है आपका जो पहला इक्वेशन है वो क्या है? 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स 0। आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 2। तो आप x की जगह 1 डाल दो, सो इट वुड बी 2 इंटू 1। y की जगह आप 2 डाल दो, इट वुड बी 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी 2, 2 इंटू 3 की वैल्यू बनेगी 6 एंड प्लस a इक्वल्स 0। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 2 माइनस 6 की वैल्यू आती है -4 प्लस a की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर आप इसे इधर ट्रांसपोज करते हो तो a की वैल्यू क्या बनेगी? a की वैल्यू बनेगी 4। और हमें करना क्या है कि जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी ना उसे आप मार्क करके रख लो, ठीक है। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हम लास्ट में देख लेंगे कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सो लेट्स सी दैट। ये तो हमने एक इक्वेशन के लिए किया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आप देखो, आपका दूसरा इक्वेशन क्या था? आपका दूसरा इक्वेशन ये वाला है, 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल्स 0। और ये जो सॉल्यूशन है ना x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 2, ये दोनों ही इक्वेशन के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 2 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 2 है, इट वुड बी 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल्स 0। तो ये क्या होगा? इट वुड बी 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल्स 0। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। अब आप बताओ, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? आपको पता है कि अगर आप a का 2 गुना करो, ठीक है ना, अगर आप a का 2 गुना करोगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं a का 2 गुना करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है b। तो 2a इक्वल्स टू b, ये हमारा कंडीशन यहां पे होने वाला है। और आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको यहां पे ये एक्सप्रेशन दे रहा है, नॉट एक्सप्रेशन, 2a इक्वल्स b कंडीशन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। सो वी आर ऑल डन विद दिस क्वेश्चन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। एंड 1 सेकेंड, लेट मी राइट डाउन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेट्स, या ऑल गुड। क्वेश्चन स्टेट्स द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p माइनस 4,5 एंड q 4,6 लाइज ऑन। तो आप एक काम करो, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स हों, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा x2 y2, अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना हुआ तो ये मिड पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा? तो आप एक काम करो, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कॉमा यहां y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और इसे भी आप क्या कर दो? 2 से डिवाइड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, ठीक है, एंड सिंस ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, ठीक है ना। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं? ताकि आप एक बार फैमिलियर हो जाओ कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं। अगर हमें निकालना हुआ कि आप इसका मिड पॉइंट बताओ तो आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ लो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -4, यहां क्या है? +4। तो अगर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना हुआ तो आप क्या करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कॉमा यहां पे y कोऑर्डिनेट्स को आप पकड़ लो, 5 एंड 6, इन दोनों को ऐड करो और किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। अगर आप सॉल्व करोगे तो -4 + 4 ये बन गया 0, 0/2, कॉमा ये बन गया 11/2।
0/2 की वैल्यू आ गई 0, 11/2 तो रहने दो आप, यही कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5.5 ही है। द थिंग इज, इन्होंने बोला है कि आपका जो ये मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ऑरिजिन पे, या फिर ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। ये चार ऑप्शन है आपके पास। आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0 के टाइप का। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है 0, y के टाइप का। और ऑरिजिन आपको पता ही है, ऑरिजिन क्या होता है, इट इज 0, 0। ठीक है, और इसके तो बात ही हटो। अब आप देखो ये किस फॉर्मेट को मैच कर रहा है, 0, y के फॉर्मेट को ये मैच कर रहा है। और 0, y के टाइप का अगर कोऑर्डिनेट रहा तो वो पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आपका आंसर बनने वाला है y एक्सिस। आई थिंक यू हैव गॉट दिस वन। So y axis is going to be the correct answer for this question. So that's all about this one. So let's proceed with the next question. One second. Yeah. So this question is from trigonometry और ये question बहुत ही ज़्यादा आसान है। Question ये बोल रहा है कि theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta equals 9। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना है। कभी भी जब आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आए ना तो आप ट्राई क्या करोगे, पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो 7 + 4 sin थीटा में आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन थीटा। तो आप साइन थीटा की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हो। सो लेट्स सी, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 4 sin थीटा किसके इक्वल आएगा, 4 sin थीटा की वैल्यू आएगी 9 - 7 दैट इज 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2/4, 2/4 की वैल्यू होती है 1/2। और अगर साइन थीटा 1/2 के इक्वल हुआ तो थीटा की वैल्यू आती है 30 डिग्री। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू टेबल होती है ना स्टैंडर्ड एंगल्स पे, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वो पता होगा तो आपको पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान आने वाले हैं, ठीक है। द थिंग इज कि आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की जानने की जरूरत है बेसिकली। अब ये एक क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हुआ, आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा ही होगा। 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है आपका sec थीटा, ठीक है। हमने किया क्या है, tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा ही है, माइनस यहाँ पे माइनस रहा। मैं 1/cos थीटा को यहाँ पे हमने लिख लिया sec थीटा, ये sec थीटा यहाँ पे है ही। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना, ये बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और आपने आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। आप एक बात बताओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, मतलब आपको जो आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, आपकी एक्सप्रेशन ये वाली है, आपको इसकी वैल्यू पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप एक काम करो, इसमें से आप माइनस की चोरी कर लो। अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लोगे, मतलब अगर आप -1 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये 1 के इक्वल होती है। सो इट वुड बी -1 × 1, इसकी वैल्यू आएगी -1 के इक्वल। सो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो आइडेंटिटीज का एक ठीक ठाक सवाल था ये। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। अगला क्वेश्चन HCF LCM का है, और HCF LCM आपको ओरली बनाने भी आना चाहिए। HCF LCM होता क्या है, मैं एक छोटा सा बता दूं आपको HCF होता क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं दो नंबर देता हूं 28 एंड 42, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि आप HCF बताओ, HCF का मतलब ये होता है कि आप सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये 2 के इक्वल, ठीक है। 2 भी से डिवाइड कर रहा है, 1 तो डिवाइड कर ही रहा है। और आप ध्यान से देखो ये 7 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 7 के अलावा देखने की बात करूं तो आप देखोगे 14 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपको यहां दिखेगा कि सबसे बड़ा नंबर वो 14 है जो इन दोनों को यहां पे डिवाइड कर रहा है। तो वो नंबर होता है आपका HCF। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे इन दो नंबर्स के HCF इन्होंने m दे रखा है और इसका LCM क्या है, n। तो आप जल्दी से एक काम करो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 7।
और अगर मैं सेम यहाँ पे 98 को लिखना चाहूं ऐसे, तो ये क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 7। तो आप एक काम करो, वंस यू गेट टू नो कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लोगे। एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस वुड बी 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 7। ये क्या बनेगा 2 इंटू 7 पावर 2। तो आपको यहां पे मैं HCF निकाल के बताऊंगा। HCF कैसे निकलता है, आप देखो कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हुए। तो आपको दिख रहा है कि सर या तो 2 है या फिर 7 है, 2 और 7 छोड़ के तो कुछ आया नहीं है। तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड 7 कर दो। जब हम HCF निकालेंगे ना, तो HCF में आपको क्या करना है, जैसे 2 है तो आप 2 पे चले जाओ, यहाँ पे 2 की पावर 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 दिख रही है। तो अगर HCF निकालना हुआ तो आप हर प्राइम फैक्टर का लोवेस्ट पावर लोगे। यहां पे क्या दिखा, यहां पे दिखा आपको 1, यहां पे दिखा आपको 2, तो यहां पे आप लोवेस्ट पावर लोगे। 1 ले लिया आपने। 7 पे आ जाओ, 7 की पावर यहां पे 1, यहां पे 2, लोवेस्ट पावर ले लो 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 2 इंटू 7 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वुड बी 14। और इन्होंने क्या बोला कि HCF किसके इक्वल है, m के इक्वल। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 14। आप इसे यहाँ पे क्या कर लो, मार्क कर लो ठीक से। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम LCM भी निकाल सकते हैं। LCM में भी क्या करना है, जो आपके मतलब प्राइम फैक्टर्स आए हैं HCF में, तो आपको ये देखना होता है कि कॉमन प्राइम फैक्टर जो दोनों में है, जैसे यहाँ पे 2 2 आया, यहाँ 7 7 आया, तो हमने वो दोनों ले लिया। LCM में क्या करना है आपको, आप सारे प्राइम फैक्टर्स जो यूज हुए हैं और ये कॉमन वाले ही हैं 2 और 7, इसकी आप हाईएस्ट पावर लेते हो। तो 2 की पावर 2 यहां बनेगा और 7 की पावर 2 यहां बनेगा। So it would be 4 into 49, और 49 के टेबल में 49 2 जा 98, 98 2 जा 196। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका LCM। LCM की वैल्यू है n के इक्वल। तो आपको यहां पे निकालना है n माइनस 7m। n क्या है 196 माइनस m की वैल्यू 14 है। 14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 14 7 जा कितना होता है, 14 7 जा होता है 98। 196 में से 98 आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 98 के ही इक्वल। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको HCF LCM निकालने आना चाहिए, ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी ज्योमेट्री आती होगी, आप ये बता दोगे, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। मान लो कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर, और ये बना आपका डायमीटर। तो इन्होंने ये बोला कि मान लो अगर ये डायमीटर आपका AB है, ठीक है, सेंटर आपका O है, तो एक डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं, वहां से अगर आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट्स आपको पता है ना, टेंजेंट्स वो लाइन होते हैं, ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं। तो अगर मैं एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स बनाऊं, जैसे हमने ये वाला बनाया और ये वाला बनाया, मान लो कि ये इस दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहां भी ये 90 डिग्री है, यहां भी ये नहीं। आपको नहीं पढ़ा होगा ना कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये भी 90, ये भी 90, और ये 90 और 90 अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 180 बनता है। ये कोई इंटीरियर एंगल्स नहीं, और इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपके टेंजेंट्स हैं वो क्या है, पैरेलल। ये अगर हम ट्रांसवर्सल लें तो ये दोनों आपके कोई इंटीरियर एंगल्स हुआ, और कोई इंटीरियर एंगल्स का सम यहां 180 हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके टेंजेंट्स क्या है, 2000 पैरेलल। सो ये सिंपल सी ज्योमेट्री इक्वेशन है। अगर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे ना, आपको मोटा मोटा दिख जाएगा कि आंसर क्या बनने वाला है, आपका पैरेलल ही बनने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो प्रोसीडिंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल हैं आपके पास, कौन से, एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला है कि एंगल B की वैल्यू E के इक्वल है, ठीक है भाई, F C के इक्वल है, मतलब F जो है वो किसके इक्वल है, C के। और एक बात इन्होंने ये बोला है कि AB इक्वल्स 3DE। तो अगर मैं AB अपॉन DE लिखता हूं तो AB अपॉन DE की वैल्यू क्या बनेगी, AB अपॉन DE की वैल्यू बनेगी 3/1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर AB की वैल्यू 3K होगी तो DE की वैल्यू K होगी। कहने का मतलब ये है कि AB और DE आपके इक्वल तो नहीं होने वाले, ठीक है। DE का जो भी लेंथ होगा उसका 3 गुना क्या होने वाला है, 3 गुना आपका AB का लेंथ होने वाला है, ठीक है। तो हम इस चीज को तो भूल ही जाएंगे। साइड अगर इक्वल है नहीं तो आप ऑप्शंस पहले देख लो। ऑप्शन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे पूछ रहा है,
सिमिलर होने के लिए तो बस शेप चाहिए, बट कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको साइज भी सेम चाहिए। और साइज किस पे डिपेंड करता है? साइज डिपेंड करता है साइड्स पे, और शेप किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। तो एंगल बराबर इन्होंने दे रखा है, मतलब हाँ सर शेप की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, एंगल्स अगर बराबर इन्होंने दे रखा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर शेप तो सेम है, शेप में कोई दिक्कत नहीं है। क्या साइज सेम है? साइज सेम नहीं है। डीई अगर के हुआ, ए बी अगर 3K हुआ, मतलब जो डीई का लेंथ होगा ना, अगर डीई का लेंथ 1 होगा तो ए बी का लेंथ क्या होगा? इसका 3 गुना, ठीक है। तो साइड सेम नहीं है, दीज आर प्रोपोर्शनल। और अगर हमें शेप सेम मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर। दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर आपका शेप और साइज दोनों सेम होता तब हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रोसीडिंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और ये सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के इक्वल। तो बताओ कि n की वैल्यू क्या होगी? आप एक बात बताओ, -1 की पावर 8 क्या होता है? -1 की पावर 8 बनता है 1। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक निगेटिव नंबर का पावर ऑड रहा ना, ठीक है, अगर एक निगेटिव नंबर का पावर ऑड नेचुरल नंबर हुआ तो ये हमेशा एक निगेटिव नंबर ही रिजल्ट करेगा, और निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नेचुरल नंबर रहा तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रिजल्ट करने वाला है। -1 की पावर 8, एक को आप 8 बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार करो, 1 लाख बार करो, 1 करोड़ बार करो, उससे हमें मतलब नहीं है। ये एक इवन नेचुरल नंबर है, तो -1 की पावर 8 तो हमेशा 1 बनने वाला है। यहां पे क्या है? -1 पावर n प्लस 1 इक्वल्स 0। तो -1 की पावर n क्या बनेगा? ये -1 बनेगा। और -1 की पावर n है, और यहाँ पे एक निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव अगर बनना होगा तो जो भी होगा ये कैसा नंबर बनेगा? एक ऑड नेचुरल नंबर होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एक ऑड नंबर रखोगे ना तो ये हमेशा -1 के इक्वल होने वाला है। तो आंसर बनेगा आपका एनी ऑड नंबर, इट इज ऑप्शन नंबर सी। सो वी आर ऑल डन विद दिस क्वेश्चन, और इसके बाद एक हम और क्वेश्चन करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिनोमियल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास टुडे। क्वेश्चन स्टेट्स की 2 पॉलिनोमियल है, और थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये जो आपके ऐसे शेप्स बनते हैं ना, ऐसे शेप्स को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहेंगे तो वो हमेशा आपको कुछ इस टाइप का शेप देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। लेट्स सी, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ऐसा पैराबोला बना है, इसको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना, अपवर्ड फेसिंग, और एक ऐसा पैराबोला बना है, इसे हम डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने क्लास में इन डिटेल में इन डेप्थ बता रखा है कि ये पैराबोला कब बनता है, कैसे बनता है, ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसा पैराबोला बनेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ऐसा पैराबोला बनेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब मैंने बता रखा है। तो फॉर दिस यू नीड टू ज्वाइन द क्लासेस। लेट्स सी, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने बोला कि 2 पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ ऐसा बना हुआ है कि आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस बताओ। वैसे जीरोस जो मतलब अलग अलग हो, ऐसा नहीं कि अगर मैं x² - 1 = 0 की बात करूं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 1 आती है, ये 2 जीरोस आते हैं इसके, तो वैसे वाले डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले इस वाले पॉलिनोमियल के हिसाब से देखूं तो आपके 2 जीरोस कौन से बनेंगे? जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा, दिस वन एंड दिस वन, तो 2 जीरोस हो गए, और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है सर। मान लीजिए कि अगर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये -1 होगा। मतलब ऐसा ये श्योर नहीं कि ये 1 और -1 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कुछ और, अगर ये 1 हुआ तो ये 1 छोड़ के ही कोई पॉइंट होगा ना। तो मैं बस एक नॉर्मल सा केस स्टडी ऐसा ले रहा हूं। मान लो कि ये 0 हो गया, अगर मैं इसे k बोलूंगा तो ये क्या बनेगा? -k। सिमिलरली ये तो इस वाले के लिए भी हुआ ना, तो बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स कितना होगा? ये यहाँ पे 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है ना, अलग अलग। अब इस पॉलिनोमियल का मान लो पहले वाले के लिए अगर k और -k होगा, तो बाबा दूसरे के लिए भी तो k और -k ही होगा, तो अलग अलग कहां हुए? दोनों तो सेम ही हुए ना। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सो फॉर दिस टाइप ऑफ सेशंस यू नीड टू ज्वाइन आवर क्लासेस एंड यू नीड टू बी रेगुलर विद अस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चन। थैंक यू।